हेलो दोस्तों। तो आज आपको वित्त आयोग देखना है। यह इंडियन पॉलिटी का 21वां सेशन है। इसके पहले मैं 20 सेशन कर चुका हूं। देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना भी देखना है और अभी तक जो भी वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अलावा जो वित्त आयोग गठित हुआ है उसकी संरचना भी देखना है। तो यहाँ से कुछ नोटेड पॉइंट है, इसे नोट करना है। आइए एक एक को समझते हैं और नोट करते हैं। तो संघ एवं राज्यों के मध्य जो करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान की बात किया जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2-3 स्टार लगाकर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका गठन किया जाता है, संरचना किया जाता है, न कि निर्वाचन होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे, जो इस प्रकार होंगे। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव हो। अन्य 4 सदस्यों की निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति। इसलिए वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। तो मतलब ये 4 सदस्यों की निम्नलिखित जो योग्यता रहेगी, इसके अनुसार वो क्या होंगे, 4 सदस्य और वहाँ पर रखे जाएंगे। तो संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। संसद मतलब जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति होते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है चयन विधि का। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो ये लिख लेना कि अनुच्छेद 280 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक ऐसी संस्था है तो संवैधानिक संस्था है और इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। करों के विभाजन के लिए मतलब वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। ये 4 पॉइंट आप तो बहुत मतलब ये पूछा ही जाता है, ऐसे समझ लो। तो इसे आप याद कर लीजिए। चलिए, वित्त आयोग की संरचना देखते हैं। तो अध्यक्ष सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बाकी ये 4 जो भी सदस्य हैं, इन 4 क्षेत्रों से, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, और सदस्य के वित्त लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। तो ये 4 सदस्य रहने चाहिए। किसमें? वित्त आयोग। अनुच्छेद की बात करोगे तो 280 ये याद रखना। ठीक, वित्त आयोग के कार्य देखते हैं। तो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के युद्ध आगमों का विवरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करने का वाले सिद्धांत भी इनका प्रमुख कार्य है वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। अब बात कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में रखा गया है। दोनों की अनुसूची यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, और यहाँ उपयुक्त कार्यों को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ये तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके पंचायती राज्य व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है।
ये दोनों पॉइंट आपको लिखना भी है। दल बदल कानून 92वां संविधान, 52वां संविधान संशोधन 52, ध्यान रखना। दल बदल 10 में है, भूमि सुधार 9 में है। राष्ट्रपति द्वारा, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए कोई अन्य विषय। और अगला पॉइंट है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इस संसद के दोनों सदनों को रखता है। रिपोर्ट के साथ आकलन, संबंधित ज्ञापन, संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों पर के बारे में विवरण रखता है। तो चलिए यहाँ से कुछ नोटेड पॉइंट है, अब इसे देख लेते हैं। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अब तक भारत में 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये नोटेड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 1951 में। अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। ये दोनों पॉइंट आप कहीं पर लिख लीजिए, ये दो पॉइंट और ये जो भी पॉइंट है करों के शुद्ध, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। बाकी 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73वें में क्या है आपका पंचायती राज व्यवस्था और 74वें में है आपका नगर पालिका, ठीक। तो ये ध्यान रखना। चलिए अगले फेज पर चलते हैं। तो भारत में वित्त आयोग जो भी अभी तक गठित हुआ है उसके वर्ष दिए हैं, अनुशंसा वर्ष दिए हैं, अध्यक्ष के नाम और क्रमांक दिए हैं। तो अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो पहला कब हुआ था, 1951 में, केसी नियोगी, ये 52 से 57 तक चला। और दूसरा था 1956 में के संथानम, और 1957 से 1962 की। तो इस प्रकार ये आपको याद नहीं रखना है, ये लास्ट वाला याद रखना है। 2017 में 15वां एन.के. सिंह, जो 2020 से 21, 2021 से 26, ये यहाँ तक चलेंगे, मतलब 26 तक अभी ये एन.के. सिंह ही रहेंगे। तो भारत में अभी तक कितने वित्त आयोग, तो 15 वित्त आयोग याद रखना। 15वां वित्त आयोग कौन है, एन.के. सिंह, और पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, ये ध्यान रखना। चलिए अगले फेज पर चलते हैं। तो 15वां वित्त आयोग जो गठित हुआ था वो संविधान के 280 का के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार के पूर्व सचिव एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग की संरचना देख लीजिए। एन.के. सिंह ये अध्यक्ष हैं, प्लस देखिए 4 सदस्य, अजय नारायण झा ये पूर्णकालिक है ना, डॉक्टर अनूप सिंह ये भी सदस्य, डॉक्टर अशोक लड़ी ये भी सदस्य, और डॉक्टर रमेश चंद्र ये भी क्या सदस्य हैं। अरविंद मेहता ये इसके सचिव हैं। आयोग के कार्य देखा जाए तो संविधान के भाग 12 में अध्यक्ष के, ध्यान देना, भाग 12 अध्याय 1 के अधीन केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों के विवरण आवंटन के विषय में सुझाव देना। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को सुझाव देना। तो ये वित्त आयोग के और भी कार्य हैं कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायती नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की जो संचित निधि होता है उसका संवर्धन करना। तो नगर पालिका ये ध्यान रखना, ठीक, उसका भी संचित करना। आयोग के विभिन्न विषयों पर उसके सुझाव देना, ठीक, कि ये प्राप्त होने वाले कर, गैर कर या राजस्व कर के आधार पर होने चाहिए। तो इनकी भूमिका की बात किया जाए तो भूमिका ये है कि यह बात उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रकृति सलाहकार होती है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है या केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, वह राज्य सरकारों की दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की अनुशंसा को लागू करें। तो भूमिका ये हो सकती है, ठीक। बाकी
यदि इनकी शक्तियों की बात करें तो वित्त आयोग की जो शक्ति होता है, तो वित्त आयोग की सिविल न्याय की शक्तियाँ धारण करता है और या किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को समन भी जारी कर सकता है। इनकी ये शक्तियाँ है वित्त आयोग का, मतलब किसी भी मामले में वो दस्तावेज मंगा सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए जो बताया गया वित्त आयोग, जो इम्पोर्टेंट है ये सब बातें आप लिख लीजिए। अर्धन्यायिक संस्था या इसे संवैधानिक संस्था, अनुच्छेद 280 याद रखना। ये आपका 21वां सेशन है, इसके पहले मैं 20 सेशन कर चुका हूँ। यदि आप अभी तक ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।